नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बीती 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसके साथ ही देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। वहीं आज उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में सबसे पहले सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के बाद सरकार के सभी मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही प्रदेश भर में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में बीजेपी ने 30 लाख सदस्यता कराने का लक्ष्य तय किया है। हमारा प्रदेश में विधिवत रूप से लॉन्चिंग हुई है। कल जिला स्तर पर हमारे सभी जिले के विधायक, हमारे वहाँ के दायित्वधारी, हमारे सांसदगण जिला अध्यक्ष नेतृत्व में संस्था ग्रहण करेंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर, उसमें कल के कार्यक्रम में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर की संस्था भी जिला अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। उसमें मंडल के स्तर पर हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नगर पालिका के सभासद हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इनकी संस्था हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो अपने वहाँ के कार्यकर्ताओं को देंगे। और उसके क्रम के बाद फिर सबके संस्था केंद्र पोलिंग बूथ हो जाएगा। और हमने अपने विधायकों को भी लक्ष्य दिया है, अपने सांसदों को भी लक्ष्य दिया है और यह अपेक्षा है कि प्रत्येक रविवार को हमारे सांसद विधायक संस्था के क्रम में गति देंगे और कम से कम प्रतिदिन 20 सदस्य ये पार्टी से जोड़े। इसके लक्ष्य के साथ हम लोग को जोड़ा है। ओवरऑल लक्ष्य क्या दिया है सर? हमने ओवरऑल लक्ष्य जो दिया है वो ये दिया है कि 18 साल से ऊपर का प्रत्येक मतदाता से हम आग्रह करते हुए पार्टी के सदस्य बनाएंगे, जो पिछली बार से देखूंगा। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कल देश के अंदर सदस्यता अभियान का प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले सदस्य बने हैं और उत्तराखंड में मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की है। और ये सदस्यता का अभियान हमारा आज से प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गया है। कल से जिलों में भी प्रारंभ होगा, पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा और इसके साथ साथ हमारा संगठन पर्व भी चलेगा। हमारे संगठन का विस्तार होगा और जहाँ तक भी अभी हम नहीं पहुँचे हैं उन सभी लोगों तक हम पहुँचेंगे। गांव-गांव, घर-घर तक पहुँचने की हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड जो देश का नए सदस्य बनाने का 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उसमें अपनी बड़ी भागीदारी। उत्तराखंड में बढ़ रहे आपराधिक मामले पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर सीएम धामी ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों समेत पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीती शाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलने वाले हैं, उनका भी सम्मान किया। छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन करने का सीख देते हुए कहा कि सभी बच्चे हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा देश आने वाले समय में दुनिया में अपनी पहचान बना सके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में भय का माहौल हो और उन्हें इस बात का एहसास हो कि वे उत्तराखंड में आएंगे और अपराध करेंगे तो यहां से बचकर नहीं जा पाएंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती को देखते हुए एसएसपी से बात कर
उनसे कानून व्यवस्था और अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं, उनको पुलिस का खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों पर। कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको लगना चाहिए कि पुलिस हमारी संरक्षक है, और जो गुंडे बदमाश डकैत किस्म के लोग हैं, माफिया किस्म के लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ होना चाहिए कि अगर उत्तराखंड में हम घुसे तो हम वहां से वापस नहीं लौटेंगे। ये उनके दिमाग में ये भय होना चाहिए। ये काम पुलिस को करना पड़ेगा, जिसकी मुझे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी से फिर आमना सामना हुआ। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत देहरादून में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ने कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व के पाखरो प्रकरण पर पूछताछ के लिए हरक सिंह रावत को समन भेजा था। ईडी ने करीब 12 घंटे तक हरक सिंह रावत से पूछताछ की। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और आज देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैंने अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जिस प्रकार बीते दिनों कांग्रेस ने ईडी का घेराव किया और मेरे द्वारा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, उसे भाजपा बैकफुट पर आ गई है। ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुझे, जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था, तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था, तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, और पूरे देश के अंदर जिस तरह माहौल बना है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं।
प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से दुष्कर्म और पीड़िता के परिजनों को धमकाने का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दुष्कर्म मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष का नाम दुष्कर्म मामले में आना ये कोई पहला मौका नहीं है। जब इनके नेताओं का नाम आया हो, इससे पहले भी एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाया था, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि सल्ट के मामले को लेकर भाजपा संगठन स्तर पर भी उसकी तहकीकात कर रही है और पार्टी ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करती है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर महिला दुष्कर्म के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का नाम आया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इनके नेताओं का नाम सामने आए हैं। इससे पहले भी एक महिला ने एक विधायक पे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे आरोप लगाया था, लेकिन उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध रोकने में नाकाम साबित हुई है। अगर हम आईएसबीटी की बात कर लें, अंकिता भंडारी वाली बात कर लें, रुद्रपुर के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई उसकी अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर आज महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसके विरोध में हमने आज पूरे प्रदेश भर के अंदर ब्लॉक स्तर पर हमने प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है, महिला अपराध में बढ़ता ग्राफ है प्रदेश के अंदर, उसके विरोध में हमने आज कार्यक्रम किया है। निश्चित तौर पे सरकार को इसमें सजग होना चाहिए, कठोर नियम बनाने चाहिए इसमें और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार का कृत्य ना कर सके, इसलिए सरकार इस मामले में फेल हो चुकी है। सरकार के उसमें हमने पूरे प्रदेश भर में आज हमने कार्यक्रम इसका रखा था। तो सल्ट में जो भाजपा मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है दुष्कर्म का, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके का ये पहला मामला नहीं है, भाजपा के कई नेता इस तरीके के आरोपों में घिर चुके हैं। देखिए, सल्ट की जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है और जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, अभी सल्ट के मामले में पार्टी के स्तर पर भी तहकीकात की जा रही है, जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन जो भी इस प्रकार का आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मत हमारा स्पष्ट है कि हम इस प्रकार की घटना की घोर निंदा करते हैं, घोर इसका भर्त्सना करते हैं और यदि इस प्रकार की घटना में कोई सत्यता होगी तो हम चाहेंगे कि दोषी को सख्त से सख्त सजा इसके लिए मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस प्रकार की कोई घटना घटी होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई की है। दोषी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अभी ये सल्ट की घटना के विषय में जानकारी जुटाई जा रही है, उसके वास्तविक तथ्यों को प्राप्त किया जा रहा है, जानकारी अभी ले रहे हैं। तो जो भी उसमें दोषी होगा, जिसकी भी गलती होगी, निश्चित रूप से उसको दंड देने के पक्ष। ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हुए हमले को लेकर युवा पत्रकार संगठन पौड़ी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा पत्रकार संगठन ने कहा कि ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ लंबे समय से वह खबरें दिखा रहे थे, जिसके चलते उन पर यह हमला हुआ। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इसमें दोषियों, पुलिसकर्मियों और शराब माफियाओं पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। हमने जिला अधिकारी के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें जो हमारे पत्रकार साथी है योगेश डिमरी पर जो जानलेवा हमला किया गया है, उसमें हमने कठोर कार्रवाई की मांग की है। और जिस तरीके से पूरे ऋषिकेश में उन्होंने शराब के खिलाफ मुहिम चलाई हुई थी, तो कहीं कहीं ना वो शराब माफियाओं और पुलिस की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इसी के तहत शराब माफियाओं ने मैसेज दिया है उनके साथ मारपीट करके कि अगर आप हमारे खिलाफ खबरें चलाओगे तो हम इसी तरीके से तुम लोगों के साथ मारपीट करेंगे। तो आज हम इस संबंध में जिलाधिकारी से मिले थे और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। अगर यदि सरकार हमारा संरक्षण नहीं कर पाती है तो ऐसे में सरकार को फिर हमें गन के लाइसेंस दे देने चाहिए, क्योंकि हम पत्रकारिता करना इस प्रदेश में बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिससे हम अपनी सुरक्षा खुद ही कर सके। और पूरा पत्रकार संघ जो पौड़ी का है, युवा पत्रकार संघ है, उन्होंने इस पूरे घटना की घोर निंदा की है। यदि समय से तत्काल न्याय नहीं मिलता है तो समस्त पत्रकार फिर इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे।
हाँ, इस संबंध में एक पत्रकार के साथ में जो मारपीट हुई है, सम्मानित पत्रकार के साथ में, तो उसी संबंध में एक ज्ञापन और उसमें रोष प्रकट किया जा रहा है मीडिया के बंधुओं के द्वारा। तो उसे महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए प्रेषित किया जाना है, तो उस पर अग्रिम जो कार्रवाई होनी वो की जाए। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में अब हर बारिश लोगों को डरा रही है। रविवार रात भर हुई बरसात की वजह से देहरादून के कई हिस्सों में जल भराव हुआ, सड़कें पानी से लबालब हो गई। माल देवता क्षेत्र के शेरकी गांव के लोग दहशत में रहे। तेज बरसात से कई ग्रामीणों के घरों में मलबा घुस गया। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पिछले दिनों से भी भारी बारिश के दौरान राजधानी देहरादून में जगह जगह जल भराव देखने को मिला। साथ ही आवासीय घरों में भी पानी घुस आया था। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून में भारी बारिश का कहर। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश की वजह से दोबारा पहले जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं पिछली रात के बाद बरसात शुरू हो गई। इसके साथ ही देहरादून में रुक रुक कर पूरी रात बरसात हुई। नगर निगम क्षेत्र के लोअर नेहरू ग्राम में गणेश एनक्लेव में पानी भर गया। सहारनपुर रोड पर स्थित नगर निगम के कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया। बंजारावाला टी स्टेट में बारात खर के पास जल भरा हुआ। इसी तरह सृष्टि विहार में अजबपुर फ्लाईओवर के पास का पानी भर गया। इस पानी की वजह से वहां की सड़कें जलमग्न नजर आई। अलर्ट मोड पर आया नगर निगम। देर रात नगर निगम के पास सूचनाएं पहुंची, जिसके बाद टीमों को मौके पर भेजकर समस्याओं का निस्तारण कराया गया। शिमला रोड राजकीय इंटर कॉलेज के सामने मेहूवाला हरभजवाला में तेलपुर चौक मंदिर के पास रात भर हुई बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव गुलफाम अली ने समस्या के समाधान की मांग की। इसके अलावा प्रिंस चौक, घंटाघर, रेलवे स्टेशन रोड, हरिद्वार बाईपास समेत कई जगह सड़कों पर जल भराव नजर आया। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। लोगों के घरों में घुसा मलबा। वहीं बरसात अधिक होने की वजह से शेरकी गांव में पानी का ज्यादा बहाव आ गया और लोगों के घरों में मलबा घुस गया। तेज बारिश से लोग पूरी तरह रात दहशत में रहे। सुबह बरसात रुकी तो लोगों ने घरों से पानी और मलबा निकाला। करीब एक सप्ताह पहले भी शेरकी गांव में इस तरह के हालात बन गए थे। बारिश होते ही लोगों को बाढ़ का डर सताता है। भारी बारिश से जगह जगह हुआ जल भराव। पिछले दिनों भी भारी बारिश के दौरान राजधानी देहरादून में जगह जगह जल भराव देखने को मिला। साथ ही आवासीय घरों में भी पानी घुस गया था, जिससे आम जनता को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग की माने तो दोपहर में धूप खिलने के साथ ही शाम के वक्त से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। खासकर अगले 24 घंटे तक देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया, जिससे आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि जान माल का नुकसान न हो। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो जो पास्ट 24 आवर्स हमारे खास कर रहे हैं, तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स हमको प्रदेश में वो मिली है। जिसमें अगर देखें जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देहरादून में रही हैवी से वेरी हैवी रेन्स, और दूसरा जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो हैवी रेन है वो पिथौरागढ़ में भी मिला, एक का स्टेशन, ऐसे ही चमोली में मिला है और रुद्रप्रयाग में मिला है, उत्तरकाशी में भी है। तो आप ये कह सकते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हैवी रेन्स है वो तो एक का स्टेशन ज्यादातर जगहों में मिले हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो यहाँ पे पौड़ी या देहरादून, तो इसमें भी है ही। तो जो वेरी हैवी रेन्स है वो आपके देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर मिली है। आगे देखते हैं तो आज आपकी 2 तारीख है, तो 2 तारीख में भी ठीक है, थोड़ी हैवी रेन एका दुका आपको मिलेंगी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है या इसी तरह जो है चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। तो बिल्कुल संभावना है कि एका दुका जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे आज भी जो है वो मिलेगी। और वेरी हैवी रेन्स की बात करते हैं तो उसमें हैवी से वेरी हैवी की बात करें तो उसमें बागेश्वर है और देहरादून को आज भी रखेंगे। तो इस तरह की स्थिति, और आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि जो हमारा टेरी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है। तो इस तरह का वो रखा गया। आज
कहूँगा कि आज भी जो एक्टिविटी है वो ठीक हो रहेगी। लेकिन उसके बाद कल देख रहे हैं तो कल एक्टिविटी कम हो रही है और फिर आगे जाते हैं आप 4-5 तारीख में तो थोड़ी बढ़ेगी, खासकर कुमाऊं रीजन में। तो वहाँ पे वेरी हैवी रेन आपको एक आध जगह खासकर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है और या चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी रेन वो देखने को मिलेंगी। 3 और 4 तारीख या 5 तारीख को बात करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी है। अभी जो मानसून की एक्टिविटी खत्म तो नहीं हुई बिल्कुल भी, लेकिन हाँ ये कि ओवरऑल आप देखें कि पीछे 3-4 दिन भी जो गए आज पास 24 आवर्स को छोड़ दे तो एक्टिविटी कम हो रही थी। दिन के समय धूप भी निकल रही है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो थोड़ी बहुत रात को या शाम के वक्त वो दिख रही है। लेकिन अभी 3-4 दिन फिर थोड़ा जो है जो मॉइस्चर फ्लो वो मिलेगा और उसकी वजह से जो है जो एक्टिविटी वो रहने वाली है। उत्तराखंड में बीते महीने हुई बारिश ने काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई थी, जिससे निकलने के लिए प्रदेश सरकार की पसीने छूट गई। हालांकि समय के साथ सरकार और स्थानीय लोगों ने समस्या का निपटारा कर दिया, लेकिन अब फिर से लगातार हो रही बारिश चिंता का सबब बनती जा रही है। भारी बारिश के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया। अब देखना ये रहेगा कि प्रदेश सरकार और नगर निगम इन परिस्थितियों से निपट पाता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। शहर में लगातार हो रहे कम वोल्टेज की समस्या को लेकर नगर के पूर्व चेयरमैन गुरजीत सिंह गीते के नेतृत्व में सभी बोर्ड मेंबर एकत्र होकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अभियंता का घेराव करते हुए शहर में हो रही बिजली संबंधी समस्याओं के बारे में बताया और जल्दी समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की। ट्रांसफार्मर के लिए इनके द्वारा मुझे बताया गया है और इसका वैसे पुराना हमारा पहले ही सर्वे हो चुका है। सर्वे होने के उपरांत ये जो हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, कुछ जगह पोल और जो शहर में हमारे ट्रांसफार्मर लगने हैं वो हमने पहले से ही प्रस्तावित किए गए थे और उसकी स्वीकृति हमें पूर्व में ही मिल चुकी है। इसके एग्रीमेंट भी हो गए हैं और कार्य हमारा जो है कुछ जगह स्टार्ट भी हो गया है, तो कार्य कर दिया जाएगा। आज जो है हम एक्शन साहब से मिलने नगर पालिका का लगभग बोर्ड आया हुआ है। हमारी शहरी की समस्या है, एक तो लो वोल्टेज की समस्या है बहुत पुरानी, और जगह जगह हमारी केबलें लटक रही हैं, उसकी समस्या, खंभों की समस्या है, और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र शहर में जुड़ा है उसकी लाइट जोड़ने का भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब शहरी क्षेत्र में वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जुड़ चुका है, नगर पालिका के अंदर है, तो उसको भी वही लाभ मिलना चाहिए जो शहर के लोगों को, नागरिकों को मिलता है। तो इस मांग को लेकर हम पहले भी एक्शन साहब से मिल चुके हैं और एक्शन साहब ने इस बार हमें पूरा आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर नगर पालिका क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को हम खत्म कर देंगे। नए ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, नए नए खंभे गाड़े जाएंगे, जो तारे नीचे लटक रही हैं उनको ऊंचा करा जाएगा, बांधा जाएगा। जहां केबल पुरानी हो चुकी है, बहुत जर्जर हालत में है, उसे बदला जाएगा। और जो हमारे नगर पालिका के वार्ड हैं 13, जहां जहां खंभों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्होंने समस्त नगर पालिका के बोर्डो अपने मेंबर जो यहाँ हमारे साथ हैं उनसे कहा कि जहां अति आवश्यक जरूरत है वहां खंभों को बता दिया जाए, वहां खंभे गाड़ दिए जाएंगे। और मैं मानता हूं कि 1 महीने के अंदर हमारी लो वोल्टेज की, हमारी जो तारे लटक रही हैं, खंभों की समस्याएं एक्शन साहब के आश्वासन पे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें शहरी क्षेत्र की बत्ती लाइट जुड़नी है, उसको भी इन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मैं इसको भी अगर चेक करके और हो सकेगा तो आने वाली जो गर्मी है अब उससे पूर्व पहले इसको कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।